तो दोस्तों कल का हमारा टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। और दोस्तों कल के पहले ही वीडियो में आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिला दोस्तों, और आप मानेंगे इसी प्यार और इसी सपोर्ट को दो गुनी मेहनत के साथ मैं आपको लौटाऊंगा दोस्तों। एक बढ़िया सा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करूंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो हम हिस्ट्री में चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम ब्रीफ अध्ययन भी करेंगे और उसी चैप्टर के हम एमसीक्यूज लगाने का प्रयास भी करेंगे। तो आज के टॉपिक में पढ़ते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता, और पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानना होगा कि वैदिक सभ्यता क्या थी। तो अभी देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता इसीलिए नाम पड़ा दोस्तों क्योंकि इसी काल में हमारे वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई दोस्तों। वेदों का मतलब क्या होता है? संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना, अर्थात रहस्यों को जानना। तो याद रखिए, वेद का मतलब होता है रहस्यों को जानना। और दोस्तों वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना की आर्यों ने। किसने की? आर्यों ने। वेदों की रचना किसने की दोस्तों? वेदों की रचना आर्यों ने की। अब आर्य शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य। ये अपने को भाषाई आधार पर श्रेष्ठ मानते थे, ना कि जन्म आधार पर। ये अपने आप को भाषाई आधार पर श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि ये संस्कृत भाषा से भली भांति परिचित थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य, अब आर्य कहाँ के निवासी थे, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, और इनमें से सबसे सर्वमान्य मत है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने बताया था कि दोस्तों ये आए हैं मध्य एशिया से। कहां से आए हैं दोस्तों? आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। और कौन सी पुस्तक में बताया था? तो मैक्स मूलर की पुस्तक थी द लेक्चर्स ऑन द साइंस एंड लैंग्वेजेस में, जिन्होंने इन्हें बताया था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। दूसरी तरफ आगे बढ़े तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक की। तिलक ने बताया था दोस्तों कि आर्य कहाँ के रहने वासी हैं? आर्य उत्तरी ध्रुव के। अगर आर्य की बात करें तो आर्य उत्तरी ध्रुव के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? उत्तरी ध्रुव के रहने वाले हैं। और तिलक ने कौन सी पुस्तक में बताया था? तो तिलक की पुस्तक का नाम था द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस में, जिसमें बताया गया था कि तिलक उत्तरी ध्रुव के रहने वासी हैं या निवास करते हैं। तीसरे व्यक्ति की तरफ आगे बढ़े तो हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती में, जिसने उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताया था कि आर्य तिब्बत के निवासी हैं। आर्य कहां के निवासी हैं? आर्य तिब्बत के निवासी हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर बात करें एमपीपीएससी के लिए पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखा जाए राजबली पांडे ने बताया था कि आर्य मध्य प्रदेश के निवासी थे। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि वैदिक सभ्यता को दोस्तों, वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है ऋग्वैदिक काल। पहला आता है दोस्तों ऋग्वैदिक काल, और दूसरा आता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल नाम इसीलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। केवल और केवल किसकी रचना हुई? केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई। और इसके बाद आने वाले ग्रंथ जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इसकी रचना किस काल में हुई? इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, और प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण्यक और उपनिषद। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। वेद में सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी के बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, उसी के बाद लिखे गए आर्यण्यक, और उसी के बाद लिखे गए आपके उपनिषद। वेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा कि वेद
वेद चार प्रकार के दोस्तों होते हैं दोस्तों। वेद चार प्रकार के दोस्तों। वेद कितने प्रकार, तो सबसे पहले देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर बात करें हम ऋग्वेद की, अगर हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में क्या था दोस्तों? ऋग्वेद मतलब होता है ऋचाओं का संकलन। ऋग्वेद का अर्थ होता है दोस्तों ऋचाओं का संकलन। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं दोस्तों। क्या हैं? ऋचाएं हैं। इसीलिए ऋग्वेद को ऋचाओं का संकलन भी कहा जाता है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो मंत्रों के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा देवताओं की स्तुति की बात की गई है। और अगर ऋग्वेद में 10 मंडलों की बात करें दोस्तों, तो 10 मंडल में अगर इंपॉर्टेंट मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल दोस्तों, कौन सा मंडल? तीसरा मंडल में जानकारी मिलती है गायत्री मंत्र की। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। और अगर 7वें मंडल की बात करें, और 7वें मंडल में जानकारी मिलती है 10 राजयुद्ध की। किसकी जानकारी मिलती है? 10 राजयुद्ध की जानकारी मिलती है। 10 राजयुद्ध क्या था दोस्तों? ये आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और 10वें मंडल में ही अगर बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है उसका नाम है 10वां मंडल। 10वें मंडल से आपको जानकारी मिलती है पुरुष सूक्त की। किसकी जानकारी मिलती है? पुरुष सूक्त की। नदी सूक्त की। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? पुरुष सूक्त की और नदी सूक्त की। तो याद रखिएगा दोस्तों, आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद लिखे गए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर दोस्तों और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों में जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, वो क्या है? वो है पारलौकिक। क्या है दोस्तों? वो है पारलौकिक। वो क्या है? अभौतिक। वो क्या है दोस्तों? अभौतिक है। वहीं अगर बात करें इन तीनों ग्रंथ में जो भी ज्ञान मिलता है वो एक प्रकार से देवताओं की स्तुति की बात करता है या ईश्वरीय ज्ञान की बात करता है। वहीं आप अगर बात करें अथर्ववेद की, वहीं अगर बात करें हम अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में जो भी ज्ञान है वो भौतिक है। क्या है दोस्तों? भौतिक है, या बोल सकते हैं लौकिक है। क्या है दोस्तों? भौतिक है या लौकिक है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, औषधि से संबंधित जानकारियां, कृषि से संबंधित जानकारियां, करिश जिसे गोबर की खाद कहा जाता है, सभी की जानकारियां, नहरों द्वारा सिंचाई की जानकारियां, सभी प्रकार की जो भौतिक और लौकिक जानकारियां हैं वो सब हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है दोस्तों। इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये एक प्रकार से अलौकिक वेद हैं, अभौतिक वेद हैं, ईश्वरीय वेद हैं। और याद रखिए दोस्तों, अथर्ववेद को सबसे श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को सबसे श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद की किस मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में आपको 2 जानकारी मिलती है, एक पुरुष सूक्त और एक नदी सूक्त दोस्तों। तो पुरुष सूक्त की अगर बात करें तो एक व्यक्ति की बात की गई है, जिसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है, जिसके
मुख से अगर बात करें तो किसकी उत्पत्ति दोस्तों हुई है? उसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। उसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें भुजा से तो भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें पेट या जिसे उदर कहते हैं, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और अगर बात करें चरणों से तो चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, शूद्रों से उत्पत्ति हुई है। चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित थी, ना कि जन्मों पर। ठीक है, बाद में ये उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो जाती है? ये व्यवस्था आधारित हो जाती है जन्म पर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं ऋग्वेद में कोटेशन मिलता है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिताजी वेदों के ज्ञाता है, इसीलिए वो ब्राह्मण है। मेरा भाई जो कि सेना में भर्ती है, इसीलिए वो एक क्षत्रिय है। मैं स्वयं एक व्यापारी हूं, इसलिए मैं वैश्य हूं। और मेरी माता जो कि सेवा का कार्य करती है घर में, वो क्या कहलाती है? शूद्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्राह्मण युग। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मण युग से जुड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि 10 मंडल हैं दोस्तों। 10 मंडल में जो 2 से 7 तक के मंडल हैं दोस्तों, जो 2 से 7 तक के मंडल हैं, ये किसी ना किसी ऋषि को समर्पित है या किसी ना किसी गोत्र को समर्पित है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी एक वंश के द्वारा, एक परिवार के द्वारा या एक ही गोत्र के द्वारा लिखे गए हैं, इसीलिए इनको वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, ये 2 से लेकर 7वें तक के जो मंडल है, ये सबसे प्राचीन मंडल है। ये सबसे प्राचीन मंडल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2 से 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन, और इन्हीं मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों और देखते हैं किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि एक प्रकार का भौतिक वेद है, एक प्रकार का लौकिक वेद है, और इसमें जादू, टोना, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, औषधियां संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अथर्ववेद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, प्राचीनतम जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है उसी को अष्टाध्यायी कहा गया। और ये अष्टाध्यायी को लिखने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो उनका नाम है पाणिनि। और इसी अष्टाध्यायी की पुस्तक पर जो टीका लिखा गया, जो कमेंट लिखा गया, वो लिखा गया पतंजलि के द्वारा। वो लिखा गया पतंजलि के द्वारा। और उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया महाभाष्य। क्या कहा गया दोस्तों? महाभाष्य कहा गया। उसी के बाद अगर बात करें हम गौतम, तो गौतम किसके प्रवर्तक हैं? तो गौतम याद रखिएगा, ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं दोस्तों। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। और अगर बात करें कपिल की, तो कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है दोस्तों। किसके? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है आपका पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अघन्य वध्य योग नहीं शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है अघन्या।
अगन्य का मतलब होता है न मारने योग्य, और ये शब्द यूज किया गया है गाय के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? गाय के लिए। गाय इतनी पवित्र हुआ करती थी दोस्तों कि जीवन से जुड़ी अलग अलग फील्ड की जो महत्वाकांक्षी घटना होती थी उनको गायों की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। जैसा कि हम देखते हैं गोधुली, जिसे हम क्या कहते हैं? गोधुली। गोधुली मतलब समय को इंगित करता है। गोधुली किसको इंगित करता है? समय को। जो शाम का समय होता है उसे हम गोधुली कहते हैं। और अगर बात करें गौपति, गौपति किसे कहा जाता था? आप सोचिए, राजा को गौपति कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गौपति कहा जाता था। अगर बात करें गाय का कितनी बार जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, तो गाय का 176 बार जिक्र मिलता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति कोई उच्च वर्ण के लोगों की हत्या कर देता था तो उसे शतदाय देना पड़ता था। शतदाय देना पड़ता था। इसका मतलब शत यानी होता है 100 और दाय यानी होता है दान, यानी कि बात करें 100 गाय का दान देना पड़ता था दोस्तों। और अगर बात करें इकोनॉमिकल दृष्टि से गाय कितनी महत्वपूर्ण थी, तो याद रखिए दोस्तों कि इस समय कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, कोई भी करेंसी नहीं चलती थी, तो वस्तु विनिमय जो बार्टर सिस्टम होता है यही यूज किया जाता था दोस्तों। और बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय में किसका यूज किया जाता था? तो वो गायों का यूज किया जाता था दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का एक सूचक है? एक सूचक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं, याद रखिएगा कुभा और कुर्म, ये जो दो नदियां हैं ये पाई जाती है अफगानिस्तान में। कहां पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है अफगानिस्तान में। वहीं अगर बात करें अस्किनी, अस्किनी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो अस्किनी का प्राचीन नाम है चिनाब। क्या है दोस्तों? चिनाब। उसके बाद अगर बात करें पोरोशनी, तो पोरोशनी का ही प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? रावी। और अगर बात करें विपाशा, तो इसी प्राचीन नाम इसका है व्यास नदी। क्या नाम है दोस्तों? व्यास नदी। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर होगा कुबा या कुर्म। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने दोस्तों कि द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये पुस्तक थी तिलक की, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्य कहां से आए थे? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे दोस्तों? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो इसका आंसर सही क्या होगा? बीजी तिलक होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा महर्षि कणाद दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? महर्षि कणाद होगा। कपिल का मैंने आपको बताया है, इन्होंने सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये सांख्य दर्शन। उसी के बाद अगर बात करें महर्षि गौतम, न्याय दर्शन। और अगर बात करें महर्षि पतंजलि, तो ये योग दर्शन के प्रवर्तक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन देखिए, जो गेहूं, चावल और तंबाकू। अब याद रखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो गेहूं चावल की खोज हो चुकी थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तंबाकू। याद रखिए दोस्तों, पहली बार तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगालियों ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। पुर्तगालियों की क्या देन है भारत में? तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने भारत को 3 चीजें दी है दोस्तों। कितनी चीजें दी हैं? 3 चीजें। पहली याद रखिएगा तंबाकू, पहली तंबाकू। दूसरी अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, जिसके आविष्कारक हैं जॉन गुटनबर्ग। और तीसरी चीज जो दी थी उसका नाम था गॉथिक स्थापत्य, गॉथिक स्थापत्य। जो छत को रंगने की, छत पर एक आकृति बनाने की कला होती है दोस्तों, उसी को गॉथिक स्थापत्य कहा जाता है। आप बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर है तंबाकू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में किसी भी प्रकार की कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में संपत्ति का जो प्रमुख रूप हुआ करता था वो गाय हुआ करती थी। वस्तु विनिमय के लिए भी हम गायों का प्रयोग किया करते थे, बार्टर सिस्टम में हम गायों का प्रयोग किया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गौ धन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1/6। 1/6 भू राजस्व कर। ये बात कर रहे हो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ये बात कब की है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि इसी काल में दोस्तों लोहे की खोज होती है। किसकी खोज होती है दोस्तों? लोहे की खोज होती है। अगर बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख स्रोत आय का जो हुआ करता था वो था पशुपालन। वो क्या था दोस्तों? पशुपालन था। वहीं उत्तर वैदिक काल में बात करें तो वही क्या हो जाता है? आय का प्रमुख स्रोत कृषि हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जैसे कि आपने को मैंने बताया कि दोस्तों लोहे की खोज अंतरजी खेड़ा से 1000 BC में हुई थी। तो इसका आंसर होगा बी दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था दोस्तों? तो याद रखिएगा यव किसे कहा जाता है? यव जो को कहा जाता है। उसी के साथ में अगर बात करूं तो चावल को ब्रीही कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ब्रीही कहा जाता है। उसी के बाद अगर बात करूं गेहूं को, तो गेहूं को गोधुम कहा जाता था। गेहूं को क्या कहा जाता था? गेहूं को गोधुम कहा जाता था। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यव जिसका संबंध किससे है? जौ से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रीही, देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन वापस लौट कर आया है। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीही शब्द चावल के लिए यूज हुआ है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। अब यहां पर देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जिसका समय था 1500 BC से 1000 BC दोस्तों, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 BC से 600 BC। तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क हुआ करता था वो एक आभूषण हुआ करता था जो कि गले में पहना करते थे लोग। याद रखना, जो महिलाएं आभूषण गले में पहना करती थी जिसे निष्क कहा जाता था। वहीं अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में यही आभूषण क्या बन जाता है दोस्तों? ये एक प्रकार की मुद्रा बन जाती है दोस्तों, या फिर एक माप तौल का एक ढेर बन जाती है दोस्तों। इस प्रकार से हमारी सभ्यता जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह क्या होता था दोस्तों? तो याद रखिए दो प्रकार के विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह तब होता था दोस्तों जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता था, उसी को कहा जाता था अनुलोम विवाह। और इसी के विपरीत जब प्रतिलोम विवाह की अगर बात करें, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो ऐसे में जो उनके संतान की प्राप्ति होती थी उन्हें कहा जाता था चांडाल। क्या कहा जाता था? चांडाल कहा जाता था। जो नगर से बाहर रहकर लाठी बजाकर शहर में प्रवेश करते थे ताकि अन्य वर्ण के लोग पर उनकी छाया न पड़े। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करेगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो
तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या अभिजात्य, जो कि अपने आप को भाषाई आधार पर श्रेष्ठ मानते थे, ना कि जन्म के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वे संस्कृत के भली भांति परिचित थे और वो घुड़सवारी भी किया करते थे मनोरंजन के रूप में। दूसरा देखते हैं वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, वे कई झुंडों में ही भारत पहुंचे और वो मुख्यतः मध्य एशिया के रहने वाले थे। तीसरा देखते हैं दोस्तों वे नगरों में निवास करते थे। तो नहीं दोस्तों, वे नगरों में निवास नहीं करते थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी। अब दोस्तों इसको भी हम समझते हैं, अगर विश्व में इतिहास के क्रम को हम समझें तो वो ग्रामीण से शहरीकरण की ओर आगे बढ़ता दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें हम भारत में तो यही क्रम हमें उल्टा दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि भारत में जो पहली सभ्यता विकसित हुई वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता विकसित हुई वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नगरों में निवास करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, सूत्र काल में या महाकाव्य काल में? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी ऋग्वैदिक काल में। कब आई थी दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? श्रमण। याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है श्रमण। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम देखेंगे मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है दोस्तों जैमिनी। क्या नाम है दोस्तों? जैमिनी। कपिल मैं आपको बता चुका हूं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे दोस्तों। अब एक आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आपको बताना है कि बादरायण कौन से दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि बादरायण किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आध्यात्म ज्ञान की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या केन उपनिषद में? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि उपनिषद क्या थे दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है दोस्तों, उप प्लस निह, उप प्लस निह प्लस शद। उप का मतलब होता है समीप, नि का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक और शद का मतलब होता है दोस्तों बैठना। इसका मतलब होता है कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वही क्या कहलाया दोस्तों? वही कहलाया उपनिषद। अगर बात करें जाबालोपनिषद की, जाबालोपनिषद की, और जाबालोपनिषद से पहले एक चीज और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या है 108 दोस्तों। उसी में से एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में ही सबसे पहली बार आपको आश्रम व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। आश्रम व्यवस्था क्या थी दोस्तों? तो आश्रम व्यवस्था 4 पार्ट में डिवाइड थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास दोस्तों। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 वर्ष का माना गया है,
गृहस्थ जो कि 25 से 50 वर्ष का माना गया है, वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 वर्ष का माना गया है, और संन्यास जो कि 75 से 100 वर्ष तक का माना गया है। ब्रह्मचर्य ये काल हुआ करता था जिसमें व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई को संपन्न करता था, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 25 से 50 वो टाइम था जिसमें वो विवाह करता था, संतान की प्राप्ति करता था, अपने परिवार अपने गृहस्थ के साथ जीवन बिताता था। वानप्रस्थ मतलब अब वो घर में अपना समय बिता चुका है, अब वो बाहर जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, लोगों की मदद करेगा, और संन्यास के समय वो ईश्वर को याद करेगा दोस्तों। तो ये जाबलोपनिषद में बताया गया है। इसके बाद अगर बात करें कठोपनिषद में, तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वाद संवाद मिलता है, जो हमारे इस उत्तर का आंसर होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों कठोपनिषद। इसके अलावा अगर बात करें छांदोपनिषद, तो छांदोपनिषद में पहली बार कृष्ण की जानकारी मिलती है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और अंगिरस के प्रिय शिष्य हैं। इसके अलावा अगर बात करें बृहदारण्यकोपनिषद, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद हुआ करता था दोस्तों। इसके अलावा एक उपनिषद और है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद के बारे में आप ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ से दो चीजें प्राप्त होती है, यहाँ पर यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, और दूसरी बात भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है दोस्तों। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दूसरी बात, यज्ञ की तुलना मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो उसका आंसर होगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों भागवत, जो कि प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत संबंध है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है मीमांसा से। क्या है दोस्तों मीमांसा। कर्म का या फिर कर्मा का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 10वें मंडल की अगर बात करें ऋग्वेद में, 10वें मंडल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जानकारी मिलती है आपको किसकी, नदी सुख की जानकारी मिलती है दोस्तों। ऋग्वेद में या फिर बात करें वैदिक साहित्य में कुल 41 नदियों का जिक्र है, जिसमें से 25 नदियों का जिक्र केवल आपको ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। अगर दोस्तों मैं बताऊं कि आर्य भारत में आकर सबसे पहले कहां बसे, तो आर्य बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्य कहां पर बसे दोस्तों, आर्य बसे सप्त सैंधव प्रदेश में। इसका मतलब होता है सिंधु और उसकी आसपास की टेरिटरी की जो नदियां हैं उसके आसपास आके बसे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम बात करें ऋग्वेद की दोस्तों, ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों नदी सूक्त की। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, नदी सूक्त की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें कुल 41 नदियों का जिक्र जो है हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। वैदिक साहित्य से हमें 41 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का जिक्र हमें केवल ऋग्वेद से ही मिलता है। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी बताई गई है वो है सिंधु नदी। याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है, ना कि सबसे पवित्र नदी, क्योंकि आर्य जब आके बसे तो वो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। इसका मतलब होता है सिंधु या उसके आसपास की टेरिटरी वाली नदियों में आकर बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। क्यों बसे, क्योंकि सबसे मुख्य जो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे आर्य। तो दोस्तों कहीं कहीं सप्त सैंधव प्रदेश या फिर अगर बात करूं मैं सिंधु घाटी, तो दोस्तों अगर बात करूं मैं अलग अलग
तो दोस्तों अगर बात करूं मैं, तो दोस्तों सिंधु नदी की अगर बात करो दोस्तों, तो सिंधु नदी को कहीं कहीं पे हिरण्य भी कहा गया है, इसका मतलब सोना देने वाली नदी भी कहा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट नदी या सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी दोस्तों, वो थी सिंधु नदी। और किसी भी सभ्यता को विकसित होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, वो एक नदी का होता है, यानी जल का होता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े कि पवित्र नदी कौन सी थी, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, जिसे नदी तमा या देवी तमा भी कहा गया है दोस्तों। नदी तमा या देवी तमा भी कहा गया है दोस्तों, ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसके अलावा बात करें तो गंगा का, ऋग्वेद में गंगा का एक बार जिक्र मिलता है, यमुना का 3 बार जिक्र मिलता है, और अगर बात करें सरयू नदी का, तो सरयू नदी जो अयोध्या के किनारे है, जो सरयू नदी अयोध्या जिसके किनारे है, उसका जिक्र 1 बार मिलता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में किस देवताओं का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये दोस्तों बात किसकी करी जा रही है, उत्तर वैदिक काल की करी जा रही है। तो उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो था प्रजापति को। और अगर बात करें ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे दोस्तों। कौन थे? इंद्र थे। याद रखिएगा ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिनके लिए 250 ऋचाएं लिखी गई है, जिनके शब्द 250 बार जिनका वर्णन किया गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला, अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। युद्ध का नेता कहा गया है, युद्ध का नेता कहा गया है दोस्तों। तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। इंद्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे उनका नाम था अग्नि। अग्नि के लिए 250 ऋचाएं हैं, 250 बार अग्नि का शब्द का वर्णन आपको मिलता है, क्योंकि अग्नि को एक मध्यस्थ माना गया है। अगर मानव को अपनी बात ईश्वर तक पहुंचानी है तो वो मध्यस्थ का कार्य कौन करेगा दोस्तों? वो अग्नि करेगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर वैदिक काल की बात की गई है, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे सर्वोच्च स्थान प्रजापति का था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 4 आश्रमों के बारे में, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी में जो आपका गृहस्थ जीवन है दोस्तों, जो आपका गृहस्थ जीवन है, जो आपके 25 से 50 साल तक बिताया जाता है, इसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने देव ऋण या फिर ईश्वर का ऋण चुकाया जाए। इसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने पितृ ऋण को चुकाएं, या फिर हमारे पेतृकों का ऋण या फिर हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाया जाए। और इसी में हमारे ऋषि ऋण या फिर हमारे गुरुओं के ऋण को चुकाने की बात की गई है। यहाँ पर मातृ ऋण को चुकाने की बात नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मातृ ऋण। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 3 ऋण में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है दोस्तों? याद रखिएगा ऋतस्य गोप यानी ऋतुओं का देवता किसे कहा गया है, और ऋतुओं को कंट्रोल करने वाला किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है आपके वरुण को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो के अंतिम में मैं 10 राज युद्ध का जिक्र करूंगा दोस्तों। तो 10 राज युद्ध का युद्ध जो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या जिसे 10 राज युद्ध भी कहा जाता है, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों? तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 10 राज युद्ध के बारे में आपको वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जिक्र 10 राग युद्ध का जिक्र आपको मिलता है 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको इसका जिक्र मिलता है। और ये लड़ा था, याद रखिएगा,
पोरोशनी नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम क्या है, जिसका नया नाम है दोस्तों रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। 10 राग युद्ध में आपको याद रखिएगा कि एक भरत कबीला था दोस्तों। क्या था? भरत कबीला, जिसका नेता था सुदास। कौन थे इसके नेता? सुदास। और इनकी लड़ाई हुई थी 10 कबीलों से। किससे हुई थी दोस्तों? 10 कबीलों से, जिसमें से 5 कबीले आर्य थे और 5 कबीले अनार्य थे दोस्तों। दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। जीत होती है भरत कबीले की, सुदास की जीत होती है। और याद रखिए ये युद्ध लड़ा था पोरोशनी या रावी नदी के किनारे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आज हमने देखा वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता का ओवरऑल ब्रीफ अध्ययन भी किया, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने लगाए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ रोज जुड़ते रहिए और आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के हम एमसीक्यूज। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने वैदिक साहित्य के ऑब्जेक्टिव लगाए दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज लगाए थे। तो दोस्तों इसी प्रकार का डाटा, इसी प्रकार का कंटेंट हम रोज आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे दोस्तों, जिससे आपका गहन अध्ययन होगा दोस्तों। और उसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्लास कुछ इस तरह की होगी दोस्तों कि क्लास में आपको याद यहीं पर हो जाएगा, ना कि आपको घर पर याद करने की इसको आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल। आज तक के लिए धन्यवाद।